हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के इतिहास के खंड 2 को देखेंगे। इससे पहले मैंने खंड 1 को इसके फर्स्ट क्लास में मैंने कंप्लीट करवाया था, जिसमें हमने झारखंड का सामान्य परिचय, झारखंड के राजकीय प्रतीक और जनगणना 2011 को पढ़ा था। आज हम लोग इस क्लास में झारखंड के इतिहास का ये सेकेंड खंड को देखेंगे, जिसमें हम झारखंड के ऐतिहासिक परिचय, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड में धार्मिक आंदोलन और प्राचीन काल में झारखंड को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। झारखंड एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। ठीक है, झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण। ठीक है, विभिन्न काल में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता था। जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो पुंड्र या पुंड। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड के नाम से झारखंड को जाना जाता था। वायु पुराण में मुरंड, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्थिति में मुरुंड, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, महाभारत के काल में पुंडरीक या पशुभूमि, पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में कलिंग देश। और झारखंड शब्द का उल्लेख किस किस समय में हुआ है? तो 13वीं सदी के ताम्रपद में, तारीख ए फिरोजशाही में, तारीख ए बंगला, सियार उल मुतखरीन, कबीर और जायसी द्वारा और अकबरनामा के द्वारा भी झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखते हैं आईनी अकबरी में। आईनी अकबरी में कोकरा या खंकारा शब्द का यूज किया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश का जिक्र मिलता है। टॉलमी द्वारा मुंडल, फाहियन द्वारा कुक्कुटलाड, वैनसंग द्वारा कीना, सूफालाना, कर्णस्वर्ण, मुगल काल में खुखरा या कुकरा, तुजुक ए जहांगीर में खोखरा और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर के नाम से उल्लिखित है। नोट देखते हैं यहाँ, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, और वहीं वनली केवल झारखंड देगा। ठीक है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपद में मिलता है। ठीक है, झारखंड प्रदेश का ऐतरेय ब्राह्मण में और वनली झारखंड देगा तो 13वीं सदी के ताम्रपद में। नेक्स्ट देखते हैं, वैनसंग ने राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंकाइला तथा पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन एको शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, जो वैनसंग था वो राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंकाइला और पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन एको शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, कैप्टन टेनर की सर्वेक्षण के आधार पर 1837 ईस्वी में दामिनी को की स्थापना हुई। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड तथा बाद में कांकजोल नाम से संबोधित किया गया। तो पूछा जा सकता है कि संथाल परगना का पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है? तो नरीखंड और कांकजोल। नेक्स्ट है, 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशनपुर के नाम से जाना जाता है, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। तो पूछा जा सकता है रांची का पुराना नाम क्या है? तो विल्किंसनगंज या किशनपुर। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश। तो झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश किस किस क्रम में हुआ? तो सबसे पहले प्रवेश हुआ असुर जनजाति का। ठीक है, झारखंड में सबसे पहले किस जनजाति का प्रवेश होता है? तो असुर जनजाति का। यह झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है और इनका निवास कहाँ कहाँ है? तो रांची, लोहरदगा और गुमला। तो सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर हो गया। उसके बाद झारखंड में प्रवेश होता है बिरजिया, बिरहोर और खड़िया का। इनके बारे में कहा जाता है कि संभवतः ये जनजाति कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश की। ठीक है, उसके बाद कोरवा का प्रवेश होता है, देन मुंडा, उराव व होकर। ठीक है, सबसे पहले असुर जनजाति का आगमन, देन बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया का, उसके बाद कोरवा, देन मुंडा, उराव और होका। मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। उरांव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे थे। ठीक है, जो उरांव थे वो झारखंड में 2 शाखाओं में बसे थे, पलामू, राजमहल और पलामू में। ठीक है, उसके बाद फिर किस जनजाति का आगमन होता है? तो चेरो, खरवार और संथाल जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति और भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है।
या 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवार तथा संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। ठीक है, किसे किसे छोड़कर तो चेरो, खरवार और संथाल, ये जो तीनों जनजाति आई, इसे छोड़कर लगभग सभी जनजातियां जो थी वह छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। पूर्व मध्य काल में संथाल हजारीबाग में बसे। ठीक है, पूर्व मध्य काल में संथाल कहाँ बसे तो हजारीबाग में बसे। और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। तो पूछा जा सकता है कि संथाल जब झारखंड में प्रवेश किए तो सबसे पहले ये कहाँ पे अपना निवास स्थान बनाए तो हजारीबाग में। ठीक है, और जब अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था उस समय ये अपना निवास स्थान जो है संथाल परगना में बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फिर से रीड करती हूँ, देखते हैं इसका डेफिनेशन प्रागैतिहासिक काल का। तो वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि इसके लिए कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, केवल इसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसी के हिसाब से हम लोग इसमें जो है निर्भर है, तो उसी को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसे भी जो है 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है पूरा पाषाण काल, नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल और थर्ड है नवपाषाण काल। ठीक है, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। नवपाषाण को ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। अब हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल। तो इसका जो कालक्रम है वह है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। और इस काल के जो लोग थे वो आखेटक यानी कि शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, ये इस काल के जो लोग थे वो शिकार करते थे और खाद्य सामग्री को संग्रहण करते थे, जमा करते थे। ठीक है, इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ भी नहीं हुआ था। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी परंतु इसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आग की जानकारी हो गया था लेकिन इसका किस तरह से उपयोग किया जाता है इसका जानकारी नहीं था। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल का जो साक्ष्य मिला है वह हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम तथा पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो इसका जो कालक्रम है वह है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। और इस काल में क्या होता है, पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था तो उस समय हुआ था कि लोग कृषि से अपरिचित थे। ठीक है, पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था, आग की जानकारी मिल गई थी। ठीक है, और इस काल में क्या होता है कि इस काल में पशुपालन का शुरुआत हो जाता है। और इसका अवशेष कहाँ कहाँ से मिलता है तो दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम ये सभी क्षेत्रों से मध्य पाषाण काल के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं नवपाषाण काल। इसका जो कालक्रम है वह है 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक। और इस काल में क्या होता है, कृषि की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, कृषि की शुरुआत हो जाती है नवपाषाण काल से। और इस काल में आग का उपयोग होने लगता है। ठीक है, आग की जानकारी तो मिल जाती है पूरा पाषाण काल में, लेकिन आग का जो विधिवत रूप से जो उपयोग होता है वह नवपाषाण काल में होता है। और कुंभकारी का भी प्रारंभ हो चुका था। झारखंड में इस काल का जो अवशेष मिले हैं वह रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम इन सभी क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ताम्रपाषाण काल। इसका कालक्रम 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल, हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। ठीक है, पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा थी। और झारखंड में इस काल का जो केंद्र बिंदु है वह सिंहभूम था। ठीक है, कहाँ था तो सिंहभूम। इस काल में असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। झारखंड में कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग की बाहरगंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
अब देखते हैं उसके बाद कांस्य युग। इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था तथा उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र में असुर तथा बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों को प्रारंभ करता माना जाता है। किसकी जनजाति को? तो असुर देन बिरजिया, ठीक है, असुर और बिरजिया। उसके बाद देखते हैं लोह युग। इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। झारखंड में असुर तथा बिरजिया जनजातियों को ही लोह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लोह तकनीक का विकास किया। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, यानी कि झारखंड में जो लोहा बनाया जाता था उसको कहाँ भेजा जाता था? तो विदेशों में भी भेजा जाता था, ठीक है, मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। यहाँ दशमिक में इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, यानी कि कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो इसको यानी कि हजारीबाग की इसको से क्या मिला है? तो यहाँ मिले हैं बड़े पत्थरों पर आदिमानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर और शैल चित्र दीर्घा, ये सभी इसको से मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़, यहाँ से मिला है बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा। नेक्स्ट देखते हैं हजारीबाग की दूध पानी, यहाँ से मिला है 8वीं शताब्दी के अभिलेख। उसके बाद देखते हैं दुमदुमा से मिला है शिवलिंग। नेक्स्ट है भावनाथपुर जो कि गढ़वा में है, यहाँ से मिला है आखेट यानी शिकार के चित्र जिसमें हिरण भैंसा आदि पशुओं के चित्र है। नेक्स्ट है पलामू परमंडल से तीनों पहचान कालों के औजार मिले हैं। उसके बाद देखते हैं बारूडी शिंभूम, यहाँ से पाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके, ये सभी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेनुसागर सिंहभूम, यहाँ से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिली है। नेक्स्ट है बोनगरा सिंहभूम, यहाँ से हाथ से बने मृदभांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर यानी कि रिंग स्टोन मिले हैं। नेक्स्ट है बानाघाट से नवपाषाणकालीन पत्थर तथा काले रंग का मृदु भांड प्राप्त हुए हैं। लोहरदगा से कांसे का प्याला मिला है। नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक मिले हैं। मूरत से तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी मिली है। लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष मिले हैं तथा छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद यहाँ नोट देखते हैं, इसको के शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान तथा अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित है। कहाँ? तो इसको के शैल चित्र दीर्घा में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड में धार्मिक आंदोलन। बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। उसके बाद हम लोग धार्मिक आंदोलन को 2 भागों में बांट कर देखते हैं, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैन धर्म। आप लोग बताएं कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए और प्रथम तीर्थंकर कौन है, ठीक है। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हो जाएंगे और 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। तो उसी से रिलेटेड हम लोग सबसे पहले देखते हैं पारसनाथ पहाड़ी। ये बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है कि पारसनाथ पहाड़ी की जो है ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो यह 1365 मीटर या 4478 फीट। आप लोग इस मीटर में 3.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको फीट इजीली याद हो जाएगा, ठीक है, फीट निकल जाएगा। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ए यदगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी भाषा में अर्थ होता है आंसुओं की नदी, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है जो कि पूछा गया एग्जाम में, आंसुओं की नदी। नेक्स्ट है
यह जो पारसनाथ पहाड़ी है वह कहाँ है, तो यह गिरिडीह जिला में अवस्थित है। यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का 717 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, पार्श्वनाथ का निर्माण कब हुआ था, तो 717 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो गिरिडीह में। और किस पहाड़ी में, तो पारसनाथ पहाड़ी में। यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। क्यों, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, तो 24 में से 20 तीर्थंकरों का जो निर्वाण स्थल है वह यही है, पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर का मानभूम, जो कि वर्तमान धनबाद क्षेत्र है। यहाँ से क्या मिला, तो यहाँ से जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। यह जो छोटा नागपुर का मानभूम है वह जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र रहा है। दामोदर व कसाई नदी, यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो दामोदर व कसाई नदियों की घाटी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो छोटा नागपुर के मानभूम से, दामोदर व कसाई नदी से, हनुमान गांव से, शिमभूम से, मूर्तिया गांव से। तो हम लोग देखते जाते हैं हनुमान गांव। तो हनुमान गांव कहाँ है, ये पलामू में है। यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है शिमभूम। तो शिमभूम के बेनुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, शिमभूम के बेनुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। शिमभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता है। ठीक है, सरक श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। हो जनजाति के लोगों ने इन्हें शिमभूम से बाहर निकाल दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब बौद्ध धर्म। तो हम लोग देखें कि जैन धर्म का अवशेष कहाँ कहाँ से मिला है, तो पारसनाथ पहाड़ी से। यहाँ 24 में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था, और इसीलिए इसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी को क्या कहा जाता है, तो जैन धर्म का मक्का। और इसके अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं जैन धर्म का, तो छोटा नागपुर के मानभूम से, दामोदर व कसाई नदी से, और हनुमान गांव से, शिमभूम से, और एक है कोल्हुआ पहाड़। ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, मैं बताती हूँ। कोल्हुआ पहाड़ एक है, कोल्हुआ पहाड़ से आपको बौद्ध धर्म के भी अवशेष मिलेंगे और जैन धर्म के भी। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जो है कोल्हुआ पहाड़ में कितने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा यहाँ स्थापित है, तो 9। ठीक है, 9 जैन तीर्थंकर है जिनकी प्रतिमा यहाँ स्थापित है। साथ ही साथ पार्श्वनाथ का यहाँ पद चिन्ह भी मिलता है। और ये कोल्हुआ पहाड़ कहाँ है, तो चतरा जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म। तो इसके अवशेष कहाँ कहाँ से मिले, तो फर्स्ट है मूर्तिया गांव। यह कहाँ है, तो पलामू में है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है। ठीक है, मूर्तिया गांव से क्या मिला है, तो एक सिंह शीर्ष मिला है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण शीर्ष से मेज खाता है। नेक्स्ट है कोरुआ गांव। यहाँ से बौद्ध स्तूप की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कोरुआ गांव से क्या प्राप्त हुआ है, तो बौद्ध स्तूप की प्रतिमा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है सूर्यकुंड कहाँ है, तो यह हजारीबाग जिला में है, और यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि झारखंड या भारत का, ठीक है, भारत का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है, तो यह सूर्यकुंड ही है। कितना डिग्री है यहाँ टेम्परेचर वाटर का, तो 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 80 पॉइंट समथिंग है डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है बलवा दाग। यहाँ बेलवा दाग होगा। ठीक है, बेलवा दाग यह खूंटी जिला में है, और यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, बेलवा दाग से। और एक स्थान है बहोरनपुर। ठीक है, हजारीबाग में एक सूर्यकुंड से अवशेष मिले हैं, और एक है बहोरनपुर, ये भी हजारीबाग में है। और यहाँ से भी बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, बहोरनपुर से क्या मिला है, तो 1200 वर्ष पुराना पालकालीन मूर्तियाँ, बुद्ध की पालकालीन मूर्तियाँ कहाँ से मिली है, तो यह बहोरनपुर से मिली है। नेक्स्ट है कटुंगा गांव। यह गुमला जिले में अवस्थित है, और यहाँ से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। ठीक है, कटुंगा गांव कहाँ है, गुमला में है, और यहाँ से भी एक बुद्ध की प्रतिमा मिली है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पटम्बा गांव। यह जमशेदपुर में है। ठीक है, पटम्बा गांव कहाँ है, जमशेदपुर में है, और यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। ठीक है, पटम्बा गांव से बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। नेक्स्ट है दियापुर दालमी। यह कहाँ है, तो यह धनबाद जिले में है, और यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है। ठीक है, दियापुर दालमी से क्या प्राप्त हुआ है, तो बौद्ध स्मारक। नेक्स्ट है घोलमारा।
यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है ईचागढ़। ईचागढ़ जो है वह सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है और यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है जो कि एक बौद्ध देवी है। ठीक है, जो तारा की मूर्ति मिली है वो क्या है, तो यह एक बौद्ध देवी है और इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। जो ये मूर्ति मिली है उसको कहाँ रखा गया है, तो रांची संग्रहालय में। नेक्स्ट है बौद्धपुर। यह बौद्ध स्मारक, यहाँ से बौद्ध स्मारक की प्राप्ति हुई है जिनमें बौद्धपुर तथा बुद्धेश्वर मंदिर उल्लेखनीय है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो इसके साक्ष्य मिले हैं मूर्तिया गांव। ठीक है, मूर्तिया गांव से, करुआ गांव से, सूर्यकुंड और बहोरनपुर से, बेलवा दाग, कटुंगा गांव, पटम्बा गांव, दियापुर दालमी, घोलमारा, ईचागढ़, सीतागढ़ पहाड़, ये सभी से बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा एक दो फैक्ट और भी याद रख सकते हैं, जैसे कि बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की वर्जयान शाखा विकसित हुई थी। ठीक है, वर्जयान शाखा कब विकसित हुई थी, तो पाल शासकों के शासनकाल में। ठीक है, और एक और फैक्ट याद रख सकते हैं कि झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का जो है ह्रास प्रारंभ हो गया था। तो बौद्ध धर्म का ह्रास कब प्रारंभ होता है झारखंड में, तो कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत। ठीक है, जो कुमारगुप्त था ये शैव शासक था और यह बुद्ध की मूर्तियों को तोड़वाकर वहाँ पे क्या स्थापित करते हैं, तो शिव की मूर्ति। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग प्राचीन काल में झारखंड। तो इसको भी कई खंडों में बांट करके पढ़ेंगे, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। तो सबसे पहले देखते हैं मौर्य काल। मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था, अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था। अब इसमें देखते हैं हम लोग कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से क्या प्रमाण मिलता है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र यानी कि झारखंड क्षेत्र को कुकुट या कुकुट देश नाम से इंगित किया गया है। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। तो उसमें झारखंड में किस तरह की शासन प्रणाली स्थापित थी, तो गणतंत्रात्मक। ठीक है, इंद्रवानक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र नामक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्र नामक संभवतः ईब और शंख नदियों का इलाका था। ये जो इंद्र नामक नदियां है वह संभवतः किस नदी का इलाका था, तो ईब और शंख नदी। ठीक है, और इसी के शासनकाल में जो है चंद्रगुप्त झारखंड से हाथी मंगवाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अशोक के समय क्या होता है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक 8वीं प्रदेश भी था और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। ठीक है, 8वीं प्रदेश में झारखंड जो क्षेत्र था वो शामिल था। अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। ठीक है, अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म प्रचार के लिए एक 8वीं भेजा जाता था। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित है कि इस क्षेत्र की जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। तो आपको ये लाइन दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि यह जो वाक्य है वह कहाँ वर्णित है, तो अशोक के शिलालेख में। ठीक है, शिलालेख संख्या 2 में। नेक्स्ट, झारखंड में अशोककालीन कला का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं। सिंहभूम से क्या प्राप्त हुआ, तो सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे झारखंड के विदेशी संबंधों की पुष्टि होती है कि झारखंड का जो संबंध था वह विदेशों से भी प्राप्त होता है, विदेशों से भी था। नेक्स्ट है चाईबासा। तो चाईबासा से इंडोसिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है रांची। तो रांची से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं और यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। ठीक है, उसके बाद हम लोग गुप्त काल की ओर बढ़ते हैं।
तो गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद फिर इसमें कुछ और भी फैक्ट याद रख सकते हैं गुप्त काल में कि झारखंड में मुंडा पाहन महतो तथा भंडारी प्रथा जो है ये किस काल की देन है, तो ये गुप्त काल की ही देन है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग समुद्रगुप्त को देखते हैं। गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इनके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। ठीक है, कौन है? हरिसेन है। इन विजयों में से एक आठवीं विजय भी था। झारखंड प्रदेश इसी आठवीं प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र इसके अधीन था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुण देश कहा गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको क्या बोला जाता है? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था। इसके काल में चीनी यात्री फाहियान 405 ईस्वी में भारत आया था, जिसने झारखंड को कुक्कुटलाड कहा है। तो कुक्कुटलाड किसने कहा है झारखंड को? तो फाहियान ने। कब आया था भारत? तो 405 ईस्वी में। अब हम लोग देखते हैं गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष। तो सबसे पहले देखते हैं कि महुदी पहाड़ जो कि हजारीबाग में है, वहाँ से मिला है पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर के अवशेष। नेक्स्ट है सतगावा, ये हजारीबाग में है और यहाँ से भी मंदिर के प्रमाण मिले हैं गुप्तकालीन मंदिर का। उसके बाद है पिठोरिया, पिठोरिया जो कि रांची में है, यहाँ से भी पहाड़ी पर स्थित कुआं का प्रमाण मिला है। तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन गुप्तकालीन पुरातात्विक के अवशेष के स्थल है? तो हो जाएगा महुदी पहाड़, सतगावा और पिठोरिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुप्तोत्तर काल। तो इसमें सबसे पहले हम लोग शशांक के बारे में देखेंगे। हम लोग वही सब शासक के बारे में पढ़ेंगे जिनका प्रभाव जो है झारखंड पे था। ठीक है, तो गौड़ शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक था। शशांक ने साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। इसका जो शासन था वो झारखंड, बंगाल तथा उड़ीसा में था। शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की। ठीक है, शशांक जो है वह 2 राजधानियां बनाता है, एक संथाल परगना का बड़ा बाजार में और सेकेंड है दुलमी। ठीक है, संथाल परगना, सेकेंड दुलमी। प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। ठीक है, प्राचीन काल के ये ऐसे प्रथम शासक थे जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो झारखंड में थी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया। शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर है वेणुसागर। ठीक है, वेणुसागर जो कि एक शिव मंदिर है। यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित है, कोचांग में अवस्थित है। ठीक है, मंदिर, यह जो मंदिर है वह कहाँ है? सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा पे पड़ता है कोचांग। ठीक है, वहीं है वेणुसागर की मूर्ति। नेक्स्ट है शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसका उल्लेख वैनसोंग ने किया है। शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। ठीक है, एक वहाँ हम लोग कुमारगुप्त का पढ़े थे, यहाँ शशांक ने भी क्या किया? सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया और इस तरह झारखंड में बौद्ध जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता जो है स्थापित हो गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन। तो वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वह हर्षवर्धन था। इसके साम्राज्य में काचांगल जो कि राजमहल में पड़ता है उसका कुछ भाग शामिल था। इसका जो साम्राज्य था तो उस साम्राज्य में जो है राजमहल का एक हिस्सा है काचांगल, वो भी पड़ता था। ठीक है, काचांगल राजमहल में ही हर्षवर्धन वैनसोंग से मिला और यहीं पे जो है हर्षवर्धन जो है वैनसोंग से मिलता है। कहाँ? तो काचांगल राजमहल में। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे अच्छे से।